नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका खबरों की खबर। आप इस वक्त देख रहे हैं रात के 9 बज रहे हैं। शुरुआत करते हैं प्राइम टाइम बुलेटिन की हेडलाइंस के साथ। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विदेश गए सांसदों की कल से वापसी शुरू। 9 या 10 जून को पीएम मोदी से मिलकर अपने दौरे के बारे में देंगे जानकारी। बिहार विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। सूत्रों के मुताबिक 2 से 3 चरणों में हो सकता है मतदान। इसी महीने बिहार जा सकते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के पहले तल पर बने श्री राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू। आज सरयू तट से निकाली गई कलश यात्रा। एनडीटीवी पर अयोध्या से विशेष कवरेज। पंद्रह जून को होने वाली नीट पीजी परीक्षा टली। नए सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंतजाम का हवाला दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक ही शिफ्ट में परीक्षा कराने के दिए हैं निर्देश। तो आइए खबरों की खबर की अब शुरुआत करते हैं। आज मौसम की 2 अहम खबरों से हम इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक तरफ कुदरती मौसम है और दूसरी तरफ सियासी मौसम है। कुदरती मौसम की मार देश के उत्तर पूर्व वाले इलाके पर पड़ी है। वहां 132 साल बाद ऐसी जल प्रलय आई कि पूरा देश सन्न है। इस मौसम की मार से उत्तर पूर्व करा रहा है। दूसरी तरफ बिहार में चुनावी मौसम के बादल अब मंडराने लगे हैं। वो बादल कितना गरजेंगे, कितना बरसेंगे, इसको समझने वाले चुनावी और सियासी मौसम वैज्ञानिक भी होते हैं। उन्हीं में से एक नए मौसम वैज्ञानिक के तौर पर उभर रहे हैं चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान को कभी लालू यादव ने मौसम वैज्ञानिक कहा था। लालू ने तंज में कहा था, जिसका मतलब यह था कि जिसकी सरकार बनने वाली थी रामविलास पासवान उधर ही चले जाते थे और मंत्री बन जाते थे। इसीलिए वीपी सिंह से लेकर एचडी देवेगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में रामविलास पासवान हमेशा केंद्रीय मंत्री बने रहे। अब उनके बेटे चिराग पासवान की राजनीतिक हलचलें बता रही हैं कि उन्होंने बिहार के चुनावी मौसम को भांप लिया है। इसको विस्तार से अगर आप समझना चाहते हैं तो हमारी ये रिपोर्ट देखिए, जो बिहार के चुनावों का एक लेखा जोखा आपके पास लेकर आ रही है। ये बात मैंने कही है कि मैं बहुत लंबे समय तक अपने आप को केंद्र की राजनीति में नहीं देखता हूँ। मेरा राजनीति में आने का कारण ही बिहार और बिहारी रहे। तो चिराग पासवान बता रहे हैं और जो नहीं बता रहे हैं, उन दोनों को मिलाकर 4 बातें साफ हैं कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोकसभा की तरह किसी आरक्षित सीट से लड़ने की जगह वो किसी सामान्य सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। उनके कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा रहे हैं कि उनके लिए शेखपुरा सीट तय कर दी गई है और अगर लड़े तो अब की बार एनडीए का हिस्सा बनकर चुनाव लड़ेंगे। लगातार कई दिनों से चिराग पासवान इशारों में इस खबर को पुख्ता करते जा रहे हैं। कई बार जब राष्ट्रीय स्तर के नेता प्रदेश का चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव में भी आपको मजबूती मिलती है। भारतीय जनता पार्टी ने कई बार इसका प्रयोग किया है जब उन्होंने अपने सांसदों को चुनाव में उतारा, जिसका उनको स्थानीय स्तर पर विधानसभा के चुनाव में फायदा हुआ और ये होता है। तो अगर मेरे चुनाव लड़ने से मेरी पार्टी को मजबूती मिलती है, एज एन मेरा स्ट्राइक रेट बेटर होता है। लोकसभा में हम लोग का 100% स्ट्राइक रेट था। मैं चाहूंगा कि विधानसभा में भी मैं जितनी सीटों पे भी लड़ूं पर मेरा स्ट्राइक रेट बेटर हो। अगर केंद्र में कैबिनेट मंत्री होने के बावजूद चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं तो जाहिर है कि बस लड़ने के लिए नहीं लड़ रहे होंगे। तो क्या उन्होंने अपने पिता रामविलास पासवान की तरह चुनावी और सत्ता की राजनीति के मौसम को भांप लिया है? आपको याद होगा कि लालू यादव ने एक बार पासवान को मौसम वैज्ञानिक कहा था।
अब सवाल है कि क्या अपने पिता रामविलास पासवान की तरह ही चिराग पासवान भी चुनावी मौसम को भांपकर बिहार वाली राजनीति कर रहे हैं। दरअसल चिराग जानते हैं कि बिहार में बीजेपी के पास कोई बड़ा व्यापक प्रभाव वाला नेता है नहीं। दूसरी तरफ यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चिराग पासवान के रिश्ते बेहद मधुर हैं। चिराग पासवान का युवा, उत्साही और आकर्षक होना उन्हें युवाओं में लोकप्रिय बनाता है। इसीलिए एनडीए की तरफ से वो तेजस्वी यादव के सामने एक प्रभावशाली दावेदार हो सकते हैं। साथ ही नीतीश कुमार की अस्वस्थता के मद्देनजर भी चिराग पासवान बीजेपी के सहयोगी दल के रूप में अपने लिए बड़ी उम्मीदें देख रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या चिराग को विधानसभा में चुनाव लड़वाना बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है। चिराग पासवान जो है भाजपा के साथ, नीतीश कुमार अचेत हैं, मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं। भाजपा नीतीश कुमार को समेटना चाह रही है। 1 महीना लगभग और बच गया है नीतीश कुमार जी को राजनीतिक रूप से एलिमिनेट होने में, मात्र 1 महीना। अब हर कोई दावा कर रहा है, जितनी चाबी भरी जा रही है खिलौनों को बीच में भाजपा के द्वारा, खिलौना उतना ही काम कर रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। कोई नाराजगी नहीं है। अरे नाराजगी तो वहाँ न है, यहाँ लालू जी की राजनीति की अंतिम इच्छा नहीं पूरा किया जा रहा है कि हमारे बेटा को नेता बनाओ। यहाँ तो चिराग पासवान जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और माननीय नीतीश कुमार जी राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। 25 से 30 फिर से नीतीश। दरअसल चिराग की पार्टी का वोट साल दर साल खिसकता गया है। फिर भी इस चुनाव में चिराग अचानक सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। 2005 के नवंबर वाले विधानसभा चुनाव में एलजेपी को 11.1% वोट मिले और सीटें मिली थी सिर्फ 10। 2010 में वो गिरकर 6.7% रह गई, जबकि सीटें 3 पर आ गई। 2015 में बीजेपी के साथ मिलकर एलजेपी को बिहार में 4.8% वोट मिले थे और सीटें मिली थी सिर्फ 2। जबकि 2020 में चिराग अकेले लड़े तो रामविलास पासवान के निधन के साए में हुए इस चुनाव में एलजेपी को वोट मिला 5.7%, लेकिन सीट रह गई 1। जिस दुसाध तबके से चिराग पासवान आते हैं, उनका भी 32% वोट ही चिराग की पार्टी को मिला। – 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग पासवान ने साबित कर दिया कि वो भले ही खुद जीतने की क्षमता नहीं रखते हैं, लेकिन दूसरों को हराने या जिताने की ताकत उनमें है। अगर 2020 में चिराग एनडीए से अलग होने की जगह मिलकर लड़े होते तो बिहार का चुनावी नतीजा कुछ और हो सकता था। 2020 में एनडीए में बीजेपी को 74 सीटें मिली थी, लेकिन अगर चिराग पासवान मिलकर लड़े होते तो बीजेपी को 75 सीटें मिली होती। जेडीयू को 43 सीटें मिली थी, जबकि चिराग अगर साथ होते तो जेडीयू को 72 सीटें मिल सकती थी। यानी तब नीतीश और बीजेपी ही मिलकर 125 की जगह 164 सीटें ले आते। दूसरी तरफ महागठबंधन में आरजेडी को 75 की जगह 46 सीटें ही मिलती और कांग्रेस को 19 की जगह 11। साफ है, इन आंकड़ों के दम पर चिराग पासवान अपने लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करना चाहते हैं, लेकिन चिराग के इस दांव ने बीजेपी और आरजेडी दोनों को अलर्ट मोड पर ला खड़ा किया है। समझते हैं कि ये खबर हम लोगों के लिए खुशखबरी वाला खबर है। निश्चित रूप से ये स्वागत योग्य कदम होगा अगर चिराग पासवान जी आते हैं बिहार में चुनाव लड़ने के लिए और बिहार विधानसभा लड़ते, वो भी समान सीट से, तो निश्चित रूप से इससे एनडीए को मजबूती मिलेगी, हमारा एनडीए मजबूत होगा। उनका फैन फॉलोइंग अच्छा है, यूथ में उनकी अच्छी पकड़ है, अच्छे लोग मानते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका एनडीए को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और एनडीए काफ़ी मजबूत होगी और आने वाले चुनाव में 2025 में इसका बड़ा फ़ायदा मिलेगा। हम तो कहेंगे जरूर लड़ना चाहिए। उन्होंने तो कहा है कि वो चुनाव लड़ेंगे, तो देखिए आप, यही तो खूबसूरती है भारतीय लोकतंत्र की। आइए चुनाव लड़िए,
उम्मीद करता हूं कि यह आपका निर्णय है, यह आपके बदले किसी और ने यह निर्णय दिल्ली दरबार में नहीं लिया है। लेकिन वो एक ही आग्रह करूंगा कि हमारे स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की धारा, इस तरह की जो जुबान बोली जा रही है राइट विंग इकोसिस्टम बीजेपी में, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं होती। इन सब के बीच चिराग पासवान अपनी दबाव वाली राजनीति से ज्यादा सीटें हासिल करना चाह रहे होंगे। जाहिर है कि मजबूत सौदेबाजी के लिए शुरू से दबाव जरूरी हो जाता है। जूनियर मौसम वैज्ञानिक इसे बेहतर समझते होंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। तो अपने पिताजी की तरह चिराग पासवान भी मौसम विज्ञान में, चुनावी मौसम विज्ञान में पारंगत होते जा रहे हैं। एक तरफ चिराग पासवान अपने लिए बिहार की चुनावी राजनीति में पॉलिटिकल पोजीशनिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लालू के घर में मचा घमासान थम नहीं रहा। तेज प्रताप यादव को लालू यादव ने पार्टी से ऑफिशियली निकाल दिया है, इसकी चिट्ठी भी आ गई है। लेकिन तेज प्रताप कह रहे हैं कि उनको और तेजस्वी को लड़ाने के लिए कुछ जयचंद पार्टी में काम कर रहे हैं, लेकिन इससे भी तेजस्वी पिघले नहीं। हाँ, आरजेडी के एक और सांसद सुधाकर सिंह ने तेज प्रताप की दो शादियों का समर्थन जरूर कर दिया है। मैं व्यक्तिगत तौर पर अनैतिक काम नहीं मानता। 2 शादियां भारतीय हिंदू रीति रिवाज में रही है। 3-3, 4-4 शादियों के बारे में भी हम लोगों ने सुना है। आज के भी दिन में कई शादियां हुई हैं। आप चिराग पासवान को ही ले लें तो उनकी दूसरी माँ से वो जन्मे हैं। जब तेज प्रताप की दूसरी शादी का ऐलान कोई गुनाह है ही नहीं, तो फिर लालू यादव ने अपने बड़े वाले लाल को पार्टी और परिवार से निकाला क्यों? आरजेडी के सांसद सुधाकर सिंह के मुताबिक तेज प्रताप यादव ने पहली पत्नी से बगैर तलाक लिए दूसरी शादी करके कोई गुनाह नहीं किया। तेज प्रताप ने दूसरी शादी करके कोई अनैतिक काम नहीं किया और हिंदू धर्म में 2, 3, 4 शादियां रीति रिवाज का हिस्सा रही हैं। लेकिन हर परंपरा और रीति रिवाज कानून की कसौटी पर खरा ही उतरे, ये जरूरी नहीं। हिंदू धर्म में एक पत्नी के होते दूसरी शादी पर कानून क्या कहता है, इसको भी सुन लीजिए। हिंदू धर्म में हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके मुताबिक एक ही शादी हो सकती है और वो कानून यह कहता है कि पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह कानूनन अपराध है। जो पहले भारतीय दंड संहिता थी उसकी धारा 494 में पहली पत्नी के रहते हुए दूसरा विवाह करने को मना किया गया है और अब जो है सेक्शन 82 जो भारतीय न्याय संहिता है, भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 82 में उसी जो 494 था उसके मुताबिक अब 82 में सेम प्रोविजन को कंटेन किया गया है। यानी कानून बनाने वाले सांसद महोदय जो कह रहे हैं वो कानून की कसौटी पर ही खरा नहीं उतरता। तो क्या आरजेडी सांसद ने सिर्फ अपने बॉस के परिवार को खुश करने के लिए ऐसा बयान दे दिया और इसके लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को ढाल बनाने की कोशिश की? राम मनोहर लोहिया के हम लोग चिन्हों पे चलने वाले, उन्होंने सप्त क्रांति में जो किताब लिखा कि हर स्त्री पुरुष के बीच सभी तरह के रिश्ते वैध हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। आरजेडी वाले सांसद महोदय को सिर्फ रिश्ता दिखा, धोखा नहीं दिखा। अगर एक पत्नी से बगैर तलाक लिए कोई दूसरी शादी करता है तो ये धोखे की श्रेणी में आता है। लेकिन तेज प्रताप आजकल आरजेडी के अंदर जयचंदों की बात कर रहे हैं, यानी धोखा देने वालों की। एक ट्वीट कर तेज प्रताप ने लिखा कि मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा, बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूँ। फिलहाल दूर हूँ, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई, पापा मम्मी का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी और बाहर भी।
तो सवाल है, आखिर वो जयचंद है कौन जो लालू परिवार में फूट डालना चाहता है? ये जो भी मामला है इस पे राष्ट्र अध्यक्ष जी ने निर्णय ले लिया है और राष्ट्र अध्यक्ष सबसे अनुभवी है। बिहार की भलाई किसमें है, पार्टी की भलाई कैसे होगी, ये राष्ट्र अध्यक्ष जी से बेहतर कोई नहीं जानता, ना निर्णय ले सकता है। जब एक बार उन्होंने निर्णय ले लिया है पार्टी के भलाई के लिए, बिहार के भलाई के लिए, तो हमको लगता है कि इस पे अब कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए और बाकी हमको इस पे कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है किसी के निजी जीवन में। इसको समझने के लिए तेज प्रताप यादव की पुरानी प्रतिक्रियाओं की तरफ एक नजर देख लीजिए। तेज प्रताप की नजरों में आरजेडी को नुकसान पहुंचाने वाले नेताओं की लिस्ट देखिए तो उसमें आते हैं तेजस्वी यादव के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, जिनके बेटे सुधाकर सिंह को लगता है कि तेज प्रताप ने पहली पत्नी को बगैर तलाक दिए दूसरी शादी करके न अनैतिक काम किया है न गुनाह किया है, और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्याम रजक। तेज प्रताप यादव बार बार ये कह चुके हैं कि इन्हीं नेताओं के कारण 2020 में आरजेडी की हार हुई थी। तो नियम के विरुद्ध जो जाता है हमको कष्ट हो जाता है, नियम के जो विरुद्ध जाता है हमको कष्ट हो जाता है। अगर इनके ऊपर जगदानंद सिंह जी के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं होगा तो हम कोर्ट तक जाने का काम करेंगे, इस संविधान को लेकर के मुकदमा करने का हम काम करेंगे। अब विरोधी दलों को तेज प्रताप के जयचंद वाले ट्वीट के बहाने आरजेडी पर हमला बोलने का मौका मिला तो वो हमला बोल रहे हैं। कौन जयचंद है ये तो आदरणीय लालू प्रसाद जी और भाई तेजस्वी जी या तेज प्रताप ही बताएंगे। कौन उनके साथ साजिश कर रहा है ये तो उनके घर के परिवार का अंदरूनी मामला है। लेकिन मैंने जो एक नौमा अजूबा देखा कि भाई तेज प्रताप जी को ट्विटर के माध्यम से उन पर कार्रवाई हो गई, तब ये ट्वीट कौन करेगा? लालू जी काहे नहीं ट्वीट कर रहे हैं कि जयचंद कौन है? चुनावी साल में लालू परिवार के सामने ये बड़ा सवाल है, लेकिन उससे बड़ा सवाल है कि वो जनता को क्या बताएंगे। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और अब आपको एक और एनडीटीवी की एक्सक्लूसिव जानकारी दे दें। बिहार का चुनाव अब बहुत नजदीक आ चुका है। एक तरफ राजनीतिक दल इसको लेकर सक्रिय हो चुके हैं और एक तरह से जनता के बीच अपने वादों और दावों के साथ जाने लगे हैं, तो दूसरी तरफ चुनाव आयोग भी अपनी तैयारियों से लैस दिखाई दे रहा है। एनडीटीवी को सूत्रों से मिली खबरों के मुताबिक बिहार में 2 या 3 चरण में चुनाव हो सकते हैं। उस वक्त दिवाली और छठ के मद्देनजर चुनाव की तारीखें तय की जाएंगी। 2020 यानी पिछली बार 3 चरणों में और 2015 में 5 चरणों में विधानसभा चुनाव बिहार में हुए थे। बिहार में विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होता है, यानी उससे पहले ही चुनाव आयोग को सारी चुनावी प्रक्रियाओं को पूरा कर लेना होगा। बिहार में चुनाव सर पर नाच रहा है। उत्तर प्रदेश में चुनाव 2027 के मार्च में होंगे, लेकिन वहां भी सरगर्मियां धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। पिछले कई चुनावों से लगातार अपनी जमीन खोती जा रही बीएसपी के अध्यक्ष मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद की जुबान एक बार फिर चुनावों के पहले बंद कर दी है। मायावती का फरमान है कि आकाश आनंद मीडिया में ना बोलेंगे, ना भाषण देंगे, ना ही इंटरव्यू देंगे। आखिर ऐसा क्यों, ये जानने के लिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखिए। जाने कहां ये मायावती चली गईं, जिनके एक इशारे पर दलितों की राजनीति समंदर से आसमान तक लहराने लगती थी। मायावती आज भी हैं, लेकिन वो राजनीतिक दबदबा नहीं रहा। ऊपर से तेजी से उभरते चंद्रशेखर आजाद से सियासी वर्चस्व की लड़ाई अब मायावती के घर की लड़ाई में बदलती जा रही है, जिसके पहले शिकार मायावती के भतीजे आकाश आनंद हुए हैं। भाई मैं तो कहता हूँ उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके जगह होने के लिए, और वो जो बिजनेस व्यापार करते हैं अपना, तो वो आगे बढ़े। अब मैं और इसके अलावा कर क्या सकता हूँ? मेरी उनसे कोई बहुत बातचीत तो नहीं है। तो बहन जी ने अगर कुछ कहा है, कुछ सोचा है और ये निर्णय लिया है जो आप बता रहे हैं, अगर उन्होंने लिया तो सोच समझ के लिया होगा। मायावती के नेतृत्व में
बहुजन समाज पार्टी धीरे धीरे परिवार तक सिमटती चली गई और परिवार में आलम यह है कि मायावती ने भतीजे आकाश आनंद के स्पीच देने पर रोक लगा दी है। कहा गया है कि आकाश अपनी सभी मीटिंग्स इंडोर करेंगे। मतलब यह है कि आकाश क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये किसी को पता नहीं चले। मायावती ने अपने भतीजे के मीडिया से बात करने पर भी रोक लगा दी है। वे अब किसी पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दे पाएंगे। मायावती के इन फैसलों के पीछे ये तर्क दिया गया है कि पार्टी की इकलौती आवाज सिर्फ मायावती ही रहे। आपने अपने समाज के लिए क्या काम किया वो आप जाके अपने समाज को बताएं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद के भाषणों ने काफी सुर्खियां बटोरी थीं। उनके आग उगलते भाषणों को काफी पसंद किया जा रहा था। इन भाषणों का ही प्रभाव था कि आकाश आनंद की जनसभाओं में भीड़ आने लगी थी। नहीं होती अब तक तो ये हमें कब का मिटा चुके होते। उत्तर प्रदेश में एक लाल टोपी वाले भी हैं। मुसलमान के भाइयों ने इनको एक तरफा वोट डाला पर आज उसी समाज के अत्याचारों के खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। यहाँ कांग्रेस भी आपके बीच में आएगी। वो भी भैया एक देश के कोने से दूसरे कोने से चलने का काम कर रहे हैं। बोल रहे हैं कि हम भारत जोड़ेंगे। पिछले 60-70 सालों में तो उनसे भारत बना नहीं। पता नहीं अब कौन सा फेविकॉल लेके घूम रहे हैं कि जो भारत जोड़ेगा। लेकिन लोकसभा चुनाव प्रचार के बीच में ही मायावती ने उन्हें अपरिपक्व बताते हुए नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया था। लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें फिर से पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था, लेकिन एक बार फिर उनके पर कतर दिए गए। चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी अब यूपी में बीएसपी के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन चुकी है। बीते लोकसभा चुनाव में यूपी में बीएसपी का खाता तक नहीं खुला, लेकिन चंद्रशेखर रावण नगीना की सुरक्षित सीट से चुनाव जीत गए। बीते दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में भी 3 सीटों पर आजाद समाज पार्टी का प्रदर्शन बीएसपी से बेहतर रहा। अब दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव में जुटी हैं। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि अगर मायावती ने दलितों के लिए आंदोलन किया होता तो उनकी जरूरत नहीं पड़ती। उनको भी पता है और वो भी इस बात को जानते हैं कि अगर आज कोई लड़ाई लड़ रहा है वो आराम से क्यों है, क्योंकि उनको पता है कि जमीन पे चंद्रशेखर आजाद इस लड़ाई को लड़ रहा है। अगर मैं ना होता, आजाद समाज पार्टी भीम नहीं होता तो उनको संघर्ष करना पड़ता। तो हमने तो उनकी मदद की है। काशीराम साहब कहते थे सत्ता संघर्ष से मिलेगी। अब बताओ कौन सा संघर्ष कर रहे हैं उनके दल के लोग? मेरी आलोचना करने के बजाय मुझे बुरा भला कहने के अलावा और क्या कर रहे हैं आप बताओ। भाई उनके कंधों पे भी जिम्मेदारी ना कि वो भी लड़ाई लड़े। अब फैसला समाज के ऊपर छोड़ दे। समाज जिसको ये माने कि भाई ये आदमी सही काम कर रहा है, समाज उसका साथ दे। पश्चिमी यूपी में आजाद समाज पार्टी ने पैठ बना ली है। दलितों के साथ साथ मुस्लिम समाज का समर्थन भी मिलने लगा है। यहीं से मायावती के लिए खतरे की घंटी बज गई है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। आप यूपी से हमारे ब्यूरो चीफ पंकज झा की रिपोर्ट देख रहे थे। आगे बढ़ने के पहले आपको बता दें कि अब अंतर्राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण खबर आपको दिखाते हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध के 3 साल 3 महीने बीत चुके हैं, लेकिन शांति की कोई उम्मीद अभी भी नहीं दिखाई देती। बल्कि जिस यूक्रेन को कमजोर समझा जाता था उसने रूस में घुसकर ड्रोन अटैक कर दिया। हमने थोड़ी देर पहले ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से यह समझाने की कोशिश की है कि कैसे यूक्रेन ने कल रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। और आइए बात करते हैं यूक्रेन ने रूस पर जो अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है उस बारे में। किसी भी हॉलीवुड फिल्म की तरह था ये। करीब साल भर से ऊपर की तैयारी की गई और उसके बाद यूक्रेन की सेना, जो कि बहुत छोटी मानी जाती है रूस के सामने, उसने कल सबसे बड़ा हमला किया। छोटे से ड्रोन से बड़े बड़े फाइटर जेट्स का नेस्तनाबूद कर दिया। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक पूरा ग्राफिक्स तैयार किया है। मैं चाहता हूं इस पूरी कहानी को एक बहुत साधारण तरीके से आप समझ सकते हैं। ये AI जनरेटेड ग्राफिक्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस।
ये ट्रक जो कि यूक्रेन से निकले और रूस की सीमा क्रॉस करते हुए 4000 किलोमीटर का इन्होंने रास्ता तय किया, अलग अलग एयरबेस के पास पहुंचे। इस तरह के कंटेनर ट्रक्स जो दिखने में बिल्कुल रूस के या रूसी सेना के कंटेनर ट्रक्स थे, इसीलिए किसी को शक नहीं हुआ। और ये ट्रक चलते 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 जाके रूसी एयरबेस के आसपास खड़े हो गए। खास बात यह थी कि इन कंटेनर्स की जो टॉप था, जो छत थी, वहां पर ड्रोन्स रखे गए थे और ये सब कुछ रिमोट से ऑपरेट हो रहा था। रिमोट से वक्त आने पर कंटेनर की छत खोली गई और उन छत से धीरे धीरे करके ड्रोन बाहर निकले, जैसा कि आप इस एआई की तस्वीरों में देख रहे हैं। और ये ड्रोन धीरे धीरे करके जो वायुसेना के जहां पे प्लेन्स खड़े थे, फाइटर प्लेन्स जो कि परमाणु बम गिरा सकते हैं, उन जगह पे जाकर इन ड्रोन्स ने उन फाइटर प्लेन्स को नेस्तनाबूद कर दिया, खत्म कर दिया। यानी छोटे से ड्रोन ने बहुत बड़े और महंगे विमान को नष्ट कर दिया। एक कामयाब ऑपरेशन यूक्रेन की ज़ेलेंस्की की सेना ने करके दिखाया और पुतिन और रूस जैसे कि सोता रह गया। वो तो ये मान के चल रहे थे कि वो इस वॉर को जीतने वाले हैं। और ये सब तब हुआ जब इस्तांबुल में आज बातचीत होनी थी यूक्रेन और रूस के डेलीगेशंस के बीच में, उसके ठीक एक दिन पहले ज़ेलेंस्की की सेना ने एक कारनामा करके दिखाया। और एक खास बात और, जो कंटेनर थे वो ब्लास्ट कराने के बाद जब ड्रोन उससे निकल गए और ड्रोन ने अपना मिशन पूरा कर दिया, तब रिमोट से इन कंटेनर्स को भी तबाह कर दिया गया ताकि कोई सबूत ही ना मिले। रूसी सेना, रूसी वैज्ञानिक ये पता ही ना कर पाए कि आखिरकार कैसे ये ड्रोन ऑपरेट कर रहे थे और कौन इसको ऑपरेट कर रहा था। स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया, ऑपरेशन स्पाइडर वेब। जैसे हमारे ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा है, वहाँ ऑपरेशन स्पाइडर वेब इसको नाम दिया गया। और ये ड्रोन जो थे करीब $10 करोड़ के ड्रोन थे, इंग्लैंड से उसको लिया गया था और बम वर्षकों को, जो कि रूस के फाइटर प्लेन्स थे जो कि बम गिरा सकते थे, परमाणु बम इक्विप्ड थे, उनको नुकसान पहुंचाया। तो एक छोटा सा ड्रोन जो कुछ डॉलर का होगा, उसने अरबों डॉलर के बड़े बड़े विमानों को नेस्तनाबूद कर दिया अपने इस मिशन के जरिए, जो कि 1-1.25 साल से वो तैयारी कर रहा था। इसीलिए इस ऑपरेशन को अब तक का, इस युद्ध का जो बीते करीब 3 साल से चल रहा है, सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर, यूक्रेन की कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है। और ये बात करते हैं पूर्वोत्तर भारत की, जहां 4 दिनों से जारी भारी बारिश और बाढ़ में कम से कम 34 लोगों की मौत हो चुकी है। अकेले असम में 3.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। असम और बाकी राज्यों की कई नदियां इस समय खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर के राज्यों में तबाही कितनी भयानक है, इसके लिए आपको सिर्फ तस्वीरों को देखना है। पहली तस्वीर अरुणाचल प्रदेश से है। ये वीडियो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने एक्स पर पोस्ट किया है। ओंजा जिले का ये वीडियो डरावना है। ये जगह भारत, चीन और म्यांमार के करीब है। यह एक बरसाती नदी उफान पर है। लहरों से टकराकर पुल कांप रहा है। पुल पर फंसा शख्स ऊपरी बंधी रस्सी को थामे लगातार जान बचाने की कोशिश कर रहा है। पानी की प्रचंड लहरें पुल को ध्वस्त करने पर आमादा हैं। लहरों के शोर के बीच लोगों की आवाजें भी आ रही हैं। जिंदगी और मौत की इस लड़ाई को देख रहे लोग चिल्ला चिल्लाकर हौसला बढ़ा रहे हैं। सर, रस्सी थामे रहो, रस्सी छोड़ना मत। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने इस वीडियो को साझा करते हुए लोगों से अपील की है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। दूसरी तस्वीर असम के सिलचर की है, जहां बाढ़ और बारिश ने 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। मकान, दुकान, मंदिर सब डूबे हुए हैं।
एक दिन में इतनी बारिश सिलचर के लोगों ने पहले नहीं देखी थी। बारिश और बाढ़ से बेहद खराब हालात हैं। जून महीने के पहले दिन 415.8 मिलीमीटर बारिश हुई। इससे पहले सिलचर में साल 1893 में यानी 132 साल पहले 290.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। सिलचर की सड़कों और रास्तों की हालत देख लीजिए। एक एक कदम चलना मुश्किल है, लेकिन इन डूबी हुई सड़कों से होकर जाना मजबूरी है आम आदमी, और कर भी क्या सकता है। और ऐसी सड़क पर अगर गाड़ी बंद हो जाए तो क्या कीजिएगा। इस शख्स को देखिए, कमर तक पानी भरा है, भारी बाइक को खींचने के सिवाय कोई चारा नहीं। तीसरी तस्वीर असम के लखीमपुर की है, जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। इस आपदा के बीच एक मां अपने बेटे के साथ जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। जान बचाने के लिए केले के खंबे को नाव का रूप दे दिया गया। केले के खंबे पर मां बेटे सवारी कर रहे हैं और खुद की जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लखीमपुर के गुनासुती और दूसरे इलाके में भारी जल भराव है। जानकारी के मुताबिक 200 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। अल्फा माथोरी जैसे क्षेत्रों में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है और 14 गांवों पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। भारी बारिश के साथ साथ नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन का पानी छोड़ा जाने से हालात और बिगड़ गए हैं। चौथी तस्वीर असम के जोरहाट की है। खेत डूबे हैं, सड़क कहां है पता ही नहीं चल रहा। दूर दूर तक ऐसा ही मंजर नजर आ रहा है। जिधर नजर दौड़ाइए वहां पानी ही पानी है। लोग एक ओर से दूसरी ओर जाने का रास्ता बना रहे हैं। बाढ़ में फंसे लोग सुरक्षित जगहों की ओर ले जाए जा रहे हैं। पांचवी तस्वीर सिक्किम से है। 2 दिन से फंसे सैकड़ों सैलानी किसी तरह सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए। तीस्ता नदी का यह मंजर डरा रहा है। नदी उफान पर है, पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। इस पुल को देखिए, लोगों की आवाजाही जारी है। नदी का पानी इसके ऊपरी हिस्से तक पहुंच रहा है। सिक्किम में मौसम की इस मार के बीच 1600 से ज्यादा सैलानी फंसे हुए थे। 2 दिन बाद इनको निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। We started in the morning around 8 o'clock from Lachung, and approximately the tourist count is 1600, including 750 male and 560 approx female, and children are 380. There were multiple landslides across Lachung to Phedan, so around 8 to 10 landslides were there, and we were trying to clear it all. So last night evening only it got cleared, and today morning we started evacuation. सिक्किम में हुए जबरदस्त भूस्खलन में सेना के 2 जवानों और एक पोर्टर की भी जान चली गई। छठी तस्वीर त्रिपुरा की है। हालात संभालने के लिए खुद मुख्यमंत्री माणिक साहा को सड़कों पर उतरना पड़ा। त्रिपुरा के निचले इलाकों में पानी ही पानी है। लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ रहा है। सरकार ने जिन 34 शिविरों का इंतजाम किया, जिसमें 8000 से ज्यादा लोग रह रहे हैं। मौसम विभाग ने पश्चिमी त्रिपुरा और खोवाई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने यहां आने वाले दिनों में भारी बारिश के साथ साथ तेज हवा चलने की भी चेतावनी दी है। पूर्वोत्तर के जिन राज्यों में बारिश की वजह से तबाही मची आई हुई है, उसमें मेघालय भी है। इंदौर से मेघालय की राजधानी शिलोंग गए एक कपल का पिछले 10 दिनों से पता नहीं चल पा रहा था। वो खबर लगातार एनडीटीवी आपको दिखा रहा है, लेकिन आज एक अफसोसजनक खबर सामने आई। सर्च ऑपरेशन के दौरान इंदौर के राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला है। उनकी पत्नी सोनम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस दंपत्ति की आखिरी लोकेशन शिलोंग के ओसरा हिल में मिली थी, जहां उनकी किराए की स्कूटर लावारिस हालत में पाई गई थी।
24 मई के बाद दोनों के मोबाइल फोन भी बंद हो गए थे। पुलिस फिलहाल इस मामले की पड़ताल में लगी हुई है कि यह हादसा है या कोई और साजिश का शिकार दोनों शख्स बने थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी आज एक्स पर पोस्ट करके इस दुर्घटना की जानकारी दी और इस पर अफसोस जताया। राजा और सोनम की शादी 11 मई को हुई थी, जिसके बाद 20 मई को दोनों हनीमून के लिए शिलोंग गए थे। राजस्थान का बाड़मेर पिछले 3 दिनों से चर्चा में है और इसकी वजह है चिंकारा। जी हाँ, चिंकारा एक तरह का हिरण है जिसको चिंकारा भी कहा जाता है। 2 चिंकारा का शिकार करके उसे बोरियों में बंद कर फेंक दिया गया था, जिसके बाद बिश्नोई समाज के लोग धरने पर बैठे हैं। दरअसल बिश्नोई समाज चिंकारा को अपना घर का सदस्य मानता है, उसको पूजता है। मांग की जा रही कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा वो मरे हुए चिंकारा को प्रशासन को नहीं सौंपेंगे। ये राजस्थान का बाड़मेर है। सड़क के किनारे टेंट के नीचे यहाँ लोग धरने पर बैठ गए हैं। और इस डीप फ्रीजर में 2 मृत चिंकारा हैं। मांग है कि जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। शुक्रवार शाम चौहटन के आगौर गांव में एक पुल के नीचे प्लास्टिक की बोरियों में 2 मृत चिंकारा पाए गए थे। जांच में पता चला कि हिरणों का शिकार शुक्रवार तड़के किया गया, लेकिन लोगों की हलचल बढ़ने के बाद शिकारियों ने डर के मारे मृत चिंकारा को पुल के नीचे फेंक दिया और भाग गए। पुलिस और वन विभाग की टीम 10 संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है, लेकिन किसी की औपचारिक गिरफ्तारी नहीं हुई है। इससे प्रदर्शनकारियों में नाराजगी और बढ़ गई है। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि हिरणों का शिकार करने वालों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। अभी तक 10 मुलजिम को यहाँ पे हमने डिटेन किया है, उनके साथ में जांच की जा रही है और जल्द ही इसके बारे में जो भी पूरी डिटेल उनके लेकर के खुलासा किया जाएगा। जो भी मुलजिम है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी। बिश्नोई समाज यहाँ 3 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है। सड़क किनारे टेंट है। हारमोनियम, ढोल, मंजीरा के साथ लगातार भजन चल रहा है। धरने पर बैठे लोग यहाँ पूरी तैयारी के साथ आए हैं और ये मानकर चल रहे हैं कि इंसाफ नहीं मिलेगा तो यहाँ से नहीं उठेंगे। ग्रामीणों ने मारे गए चिंकारा हिरणों को यहीं पर डीप फ्रीजर में रखवाया है ताकि वो सुरक्षित रहें और जांच में किसी किस्म की दिक्कत न आए। हिरण हमारे यहाँ इस क्षेत्र में बिश्नोई समाज के कारण ही सुरक्षित है, अन्यथा ये वन्य जीव लुप्त प्राय हो जाता। और प्रशासन भी इसका जब भी मामला आता है तो 2-4 दिन उसमें सख्ती बरतते हैं, उसके बाद में ढिलाई बरतते हैं, जिसके कारण इन लोगों का वापस पुनः उनको सह मिल जाती है। और मैं प्रशासन से भी मांग करूंगा कि जो दोषी है उनको तुरंत पकड़ा जाए और जहां इसका हिरण का मांस सप्लाई होता है उन आदमियों को भी बुलाकर तसली करे कि आपने कहां से लाया है। चोरों को जब पकड़ा जाएगा जब इसका सेवन ही नहीं होगा, इसलिए प्रशासन को सख्ती से काम लेना चाहिए। जिस अगौर गांव में चिंकारा मारे गए हैं वो बिश्नोई बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि चिंकारा हिरण को लेकर बेहद संवेदनशील है। राजस्थान के बाड़मेर में 2 चिंकारा को शिकारियों ने मार डाला। अब वहां पर बिश्नोई समाज के लोग धरने पर हैं। जब जब काले हिरण और चिंकारा की बात होती है तो आपको सलमान खान से जुड़ा विवाद भी याद आता होगा। आपको एक बार फिर बता दें जो भूल गए हैं, दरअसल मामला क्या था। साल 1998 में सलमान खान दूसरे बॉलीवुड कलाकारों के साथ फिल्म हम साथ साथ हैं की शूटिंग के लिए राजस्थान में थे। वो मामला जोधपुर का था, ये ताज़ा मामला बाड़मेर का है। दोनों जगहों के बीच 200 किलोमीटर की दूरी है।
सलमान खान पर आरोप लगा कि उन्होंने फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर में काले हिरन और चिंकारा का शिकार किया। बिश्नोई समाज ने इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। काले हिरन और चिंकारा का बिश्नोई समाज से गहरा रिश्ता है। ये समाज इन जानवरों को अपने परिवार के सदस्य की तरह मानता है और इनकी पूजा करता है। कहा जाता है कि काले हिरन कांड की वजह से ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग सलमान खान के पीछे पड़ गया और आए दिन उनको जान से मारने की धमकी भी देता है। आगे बढ़ते हैं, बात अयोध्या की। प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास है। आज से राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम शुरू हो गया। राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। आज मकराना के सफेद संगमरमर से बनी मूर्तियां राम मंदिर के पहले तल पर पहुंचा दी गई। आइए अयोध्या से मेरी सहयोगी सिकता देव की ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी 2024 का ये सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया है। 22 जनवरी 2024 ये कैलेंडर पर लिखी एक तारीख नहीं, ये एक नए काल चक्र का उद्गम है। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा की इन तस्वीरों के साथ ही रामलला टाट से निकलकर ठाठ में आ गए थे और अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का द्वितीय अध्याय शुरू हो रहा है। इसे हम द्वितीय अध्याय इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राम जन्मभूमि पर बनाए गए राम मंदिर के प्रथम तल पर राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सरयू के जल से प्रभु राम के दरबार और अलग अलग मंदिरों में विद्यमान देवी और देवताओं को स्नान कराया जाएगा। मकराना के सफेद संगमरमर से बनी मूर्तियां राम मंदिर के पहले तल पर पहले ही पहुंचा दी गई हैं। प्रभु श्रीराम की नगरी अयोध्या सज धज कर तैयार है। रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर भी अपनी अनुपम छटा बिखेर रहा है। प्रशासन चाक चौबंद है। बात राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा की है, इसलिए अयोध्या के लिए, अयोध्या और प्रभु श्री राम में आस्था रखने वालों के लिए ये दिन, ये घड़ी बेहद खास है। श्री राम जन्मस्थान पर बने भव्य राम मंदिर में राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा यूं तो 5 जून को होगी, लेकिन इससे जुड़े आयोजनों और अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो चुका है। शुरुआत हुई कलश यात्रा से। शाम 5 बजे करीब 100 से 150 महिलाओं ने कलश में सरयू का पावन जल भरा और हनुमानगढ़ी होते हुए राम जन्मभूमि यज्ञ मंडल में प्रवेश। प्रायश्चित कर्म पूजा इससे पहले ही पूरी की जा चुकी थी। अब इस जल का इस्तेमाल राम दरबार और 6 मंदिरों में देवी देवताओं के स्नान में किया जाएगा। तो आज मेरे साथ खबरों की खबर में इतना ही। शुभ रात्रि।